हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो को अपने मैक्सिमम अपने दोस्तों और चहेतों तक इसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो और हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और उसका आप तुरंत फायदा उठा सके। तो यहाँ पर अपन डील कर रहे थे, कल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कॉन्ट्रासेप्शन का, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं उनके बारे में कल अपन ने डील कर लिए थे। यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या कौन से कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। अब आगे पढ़ेंगे अपन कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के वो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा की प्रेगनेंसी को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं या अनवांटेड बर्थ को होने से रोका जा सकता है, तो उन्हें ही कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के नाम से जानते हैं। तो अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए इसे आग की तरह, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर शीशे की चोट से, पर जो टूट जाए शीशा वो पत्थर तलाश करो, जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो यहाँ पर कि हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है। भगवान करे 2023 आपको वो सब कुछ दे जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल चाहता है। तो 2023 के आप सभी को अग्रिम बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अभिषेक शर्मा बाजीराव नर्सिंग एकेडमी परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और आने वाले जो ये साल है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो, आपके घर और परिवार में खुशियां लेकर के आए, आप सिलेक्शन लेकर के आए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। आगे पढ़ते हैं आज अपन कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट अपन ने डील करेंगे कि टेम्पोररी मेथड होता है, सेकंड वन पे होता है परमानेंट मेथड एंड थर्ड वन इज इमरजेंसी मेथड। बात करते हैं टेम्पोररी मेथड क्या होते हैं। तो टेम्पोररी मेथड का मतलब होता है, इन्हें स्पेसिंग मेथड के नाम से जानते हैं। अब स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, स्पेसिंग मतलब स्पेस, या तो आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई मान लीजिए कोई भैया जी और भाभी जी है, उनको पहले एक क्या हो चुका है, बेबी हो चुका है, और वो अपने बेबी के बीच में मिनिमम 3 साल का, मेनली जो एवरेज होता है मिनिमम वो 3 साल का आपको हर बेबी के बीच में क्या रखना है, गैप रखना है। तो अब 3 साल का जब भी आप गैप रखोगे तो उसके बीच में जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम में आपको पॉसिबिलिटी होती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो प्रेगनेंसी को होने से रोकने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाएंगे, उन्हें स्पेसिंग मेथड के नाम से जानते हैं। मतलब इसका ये हुआ, या तो कोई न्यूली मैरिड कपल है जो कि अभी अपना बच्चा नहीं चाहते हैं, बेबी बॉर्न नहीं चाहते हैं, तो उस तब तक के लिए, जब तक वो बेबी नहीं चाहते हैं तब तक उनको एक फैमिली प्लानिंग का एक मेथड यूज करते हैं, जिन्हें कि स्पेसिंग मेथड के नाम से जानते हैं। जब वो चाहेंगे वो यूज करना बंद कर देंगे तो वहां पर प्रेगनेंसी होगी, कंसीव हो जाएगी। लेकिन बात करें टेम्पोररी मेथड में, तो जब भी यूज करोगे तब तक के लिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, जैसे यूज करना बंद करोगे स्पेसिंग मेथड कहलाएगा, तो प्रेगनेंसी होगी, कंसीव कर लेंगे। आगे बात करते हैं परमानेंट मेथड की। तो परमानेंट मेथड में क्या देखने को मिलेगा, स्टरलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार परमानेंट मेथड करवा लिया है तो उसके बाद में आप क्या नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फीमेल में, जैसे माना कि फीमेल में जो होता है स्टरलाइजेशन मेथड या परमानेंट मेथड, वो ट्यूबेक्टोमी होती है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, उसको उसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी। बात करें मेल में, तो मेल में वैसेक्टोमी होती है, जिसमें वासा डेफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, परमानेंट मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं। बात करते हैं इमरजेंसी मेथड की। अब मान लीजिए आप थे जोश जुनून और जज्बे के साथ में जाकर के, यहां पर क्या हो गया है, आपसे गलती हो गई है, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और यहां पर मान लीजिए आपने मैच T20 का मैच देखने को मिल गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर स्पर्म और ओवम का मिलन हो गया है। तो अब इसको
प्रेगनेंसी कंसीव होगी, लेकिन उसको रोकने के लिए आप इमरजेंसी में जो मेथड्स यूज करते हैं ताकि प्रेगनेंसी जो मिलन हो गया है उसको रोका जा सके आगे बढ़ने से, तो इसी को नाम देते हैं इमरजेंसी मेथड। और इमरजेंसी मेथड को ही क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर इमरजेंसी में यूज किया जाता है, इसीलिए इसे इमरजेंसी मेथड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टेम्पोररी मेथड की या स्पेसिंग मेथड की, तो ये मेनली 3 टाइप के देखने को मिलेगा। तो उसमें नेचुरल होगा, जो टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी में मेनली यहां पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट होगा वो नेचुरल मेथड होते हैं, सेकंड वन पे आता है हार्मोनल होगा, आईयूडीज होती है, एंड फोर्थ नंबर होता है वो बैरियर मेथड। तो मेनली जो टेम्पोररी या स्पेसिंग मेथड होता है वो 4 टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखते जाइए कि किस किस टाइप का होता है। फर्स्ट की बात करें तो टेम्पोररी में नेचुरल मेथड होगा, जिसमें किसी तरीके की आपको फिजिकल और केमिकल डिवाइस की यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, नेचुरल मेथड कहलाएगा। ये जो भी आपकी नेचुरल है उसी से आपको डील करना है कि प्रेगनेंसी को होने से आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिंग मेथड या टेम्पोररी मेथड देखने को मिलेगा। थर्ड वन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ओसीपी होती है या इंजेक्टेबल होते हैं या हार्मोनल्स होते हैं, ये सभी क्या है टेम्पोररी मेथड है, हार्मोनल मेथड हुआ। एंड फोर्थ नंबर पे जो आईयूडीज होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी या फिर इन्हीं को नाम दिया जाता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडीज है। ये सभी किसमें आती है, तो ये आती है सभी टेम्पोररी और स्पेसिंग मेथड में देखने को मिलेगी, जहां पर मेनली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वन होता है नेचुरल मेथड होगा, सेकंड वन पे आता है बैरियर मेथड, थर्ड वन होता है हार्मोनल मेथड, एंड फोर्थ पे आता है आईयूडी और आईयूसीडी देखने को मिलेगी। अब नेचुरल मेथड होता है ये भी मेनली 6 टाइप का देखने को मिलेगा। तो नेचुरल मेथड में आप सबसे पहले लिखिए कि जो कोइटस इंटरप्टस, सबसे पहले आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए, इसके बाद में मैं वन बाय वन को एक एक करके अपन डील करेंगे। इसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है नेचुरल का, वो आता है यहां पर कि सेफ मेथड, कैलेंडर मेथड, सेफ मेथड या फिर कैलेंडर मेथड, या इसी को ही नाम दिया जाता है रिदम मेथड। तो इसी का 3 नाम हो गया है, फर्स्ट है सेफ मेथड, कैलेंडर मेथड एंड रिदम मेथड। थर्ड नंबर की बात करें तो बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड होगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं इसके बाद में कि फोर्थ कौन सा होता है, तो फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे देखने को मिलेगा बिलिंग मेथड, जिसे सर्वाइकल म्यूकस मेथड के नाम से भी जानते हैं, बिलिंग मेथड। और बिलिंग मेथड को ही नाम दिया जाता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग मेथड के नाम से इसको जानते हैं। बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे आता है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड LMA, लैक्टेशनल LAM, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। 6 नंबर की बात करें तो टोटल एब्स्टिनेंस, टोटल एब्स्टिनेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो नेचुरल मेथड होते हैं, टेम्पोररी स्पेसिंग मेथड का टाइप होता है नेचुरल मेथड, और नेचुरल मेथड में जो मेनली देखने को मिलता है यहां पर कि नेचुरल मेथड होगा वो मेनली 6 टाइप का देखने को मिलता है। कोइटस इंटरप्टस होगा। अब बात करते हैं कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, तो कोइटस इंटरप्शन का मतलब होता है इसमें जो मेल पार्टनर होता है उसको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अब जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है भैया जी और भाभी जी के बीच में, यहाँ पर T20 का मैच या
वनडे हो या फिर टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, तो उस दौरान यहाँ पर जो मेल पार्टनर होता है उसको बहुत ही ज्यादा क्या रहना है, यहाँ पर सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन पैदा होती है। इसमें क्या करना है, जैसे ही मेल पार्टनर होगा, इजेकुलेशन से पहले जैसे ही उसमें सीमन का इजेकुलेशन होने लगता है, तो उससे पहले वो अपना पेनिस को क्या करना है, वजाइना से बाहर विथड्रॉल करना है, और जो भी सीमन का इजेकुलेशन होगा उसको एनवायरमेंट में सीमन का इजेकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कोइटस इंटरप्टस में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो मेल पार्टनर है इसमें बहुत ही ज्यादा जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। जैसे ही अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जैसे ही क्या होने वाला होता है, यहाँ पर इजेकुलेशन होने वाला होता है, स्पर्म का और सीमन का इजेकुलेशन होगा, तो उससे पहले ही क्या कर देना है, उसको वेजाइना से अपने पेनिस को विथड्रॉल करना है और एनवायरमेंट में सीमन का इजेकुलेशन करवाना है। क्योंकि स्पर्म, सीमन में क्या होता है, स्पर्म होता है, और अगर स्पर्म और ओवम जाकर के मिल गए तो घर में किलकारियां गूंज सकती है। तो उसको बचाने के लिए मेल पार्टनर का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना आवश्यक है। सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। इसकी पर्ल इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो पर्ल इंडेक्स होती है इसकी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पर्ल इंडेक्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 18 से 30% इसकी पर्ल इंडेक्स देखने को मिलेगी। और पर्ल इंडेक्स में अगर इफेक्टिव आपने अच्छी तरीके से इसको यूज किया है 18% होगी, वरना 30% इसकी जो पर्ल इंडेक्स होती है। अपन पर्ल इंडेक्स की बात करी थी कि पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन के फेल्योर की रेट को पर्ल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो अपन ने इसमें अच्छी तरीके से कल पढ़ा हुआ है कि पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको कि पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव है उसकी जो फेल्योर रेट है उसे बताती है, वो पर्ल इंडेक्स कहलाती है। तो यहाँ पर 8 से 14 18 से 30% इसकी क्या होती है, पर्ल इंडेक्स होगी या फेल्योर रेट होती है। अब इसमें एक और चांस होते हैं कि जो प्री सेमाइनल फ्लूइड होता है, जो वाटरी फ्लूइड होता है, उसमें भी क्या हो सकते हैं, सीमन हो सकता है, उसमें स्पर्म हो सकता है प्री सेमाइनल फ्लूइड में। तो वहां भी चांसेस होते हैं कि वो जाकर भी प्रेगनेंसी कोज कर सकता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से यूज करना है। जब भी यूज करें तो सेफ पीरियड के साथ अगर आप यूज करेंगे, रिदम मेथड के साथ यूज करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो बेटर आता है, इफेक्टिवनेस होती है ज्यादा आती है, पर्ल इंडेक्स होती है कम होती है। आगे अपन इसमें बात करेंगे सेकंड मेथड की, सेफ मेथड, कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड के बारे में बात करते हैं। तो सेफ मेथड, कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड का एक ही मतलब होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट वीक और फोर्थ वीक होता है, उसे सेफ वीक माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता है। लेकिन बात करें जब भी सेकंड और थर्ड वीक होगा, इसमें इस दौरान क्या होता है, चांसेस होते हैं कि यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के बीच अगर आपने मैच खेल दिया है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको जब भी कैलेंडर या सेफ मेथड यूज करते हैं या रिदम मेथड यूज करने हैं, तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड और थर्ड वीक में, क्योंकि ये अनसेफ पीरियड होता है। बात करें कि कब आप कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आप फर्स्ट वीक एंड फोर्थ वीक में यहाँ पर आप मैच खेल सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होता है फर्स्ट एंड फोर्थ वीक में, वहां पर चांसेस नहीं होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। बात करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड की। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर का मेथड का मतलब होता है जो फीमेल होती है उसको एवरीडे क्या करना है, अपने टेम्परेचर को चेक करना है। अब जब भी ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन के टाइम पे फीमेल का जो बेसल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, वो इंक्रीज होगा 0.3 टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो इंक्रीज होता है। अब जब भी अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किस टाइम पे होगा, ओवुलेशन के टाइम पे होगा, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप अपना 1-2 दिन बाद में आप अपना गेम चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसल बॉडी टेम्परेचर में मेथड होता है कि टेम्परेचर आपको डेली रूटीनली बेसिस पर भाभी जी जब भी उठेगी अपने बेड से तो मॉर्निंग में मेनली इसको प्रेफरेंस दी जाती है कि जब भी आप टेम्परेचर को चेक करें तो मॉर्निंग में जब भी गेट आउट ऑफ
बेड होते हैं, मॉर्निंग में जब भी बेड से उठते हैं रेगुलर टाइम पे करना है। ये नहीं एक दिन सुबह किया एक दिन शाम को किया, तो शाम को तो वैसे भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आना है, लेकिन इसीलिए मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम पर करना है। और फिक्स टाइम दिया गया है कि जब भी आप बेड से उठेगी भाभी जी उसी टाइम पे कर लेगी तो इसका रिजल्ट होगा, इफेक्टिवनेस होगी, बेटर देखने को मिलती है। बात करते हैं बीलिंग मेथड या सर्वाइकल म्यूकस मेथड की, तो बीलिंग मेथड सर्वाइकल म्यूकस मेथड में क्या देखने को मिलेगा, जो सर्वाइकल म्यूकस होती है उसको एक टिश्यू पेपर पर क्या करना है, कलेक्ट करना है, देखना है। अब जब भी सर्वाइकल म्यूकस मेथड को कलेक्ट करते हैं टिश्यू पेपर पर, तो यहां पर ओवुलेशन के टाइम पर क्या देखने को मिलेगा, ओवुलेशन के टाइम पे क्या होती है, सर्वाइकल म्यूकस होती है बिल्कुल थिन होती है, पतली पतली होती है, बिल्कुल स्लिपरी होती है, चिकनी चिकनी होती है, स्लिपरी होगी, थिन होगी, प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, स्मूथ होती है, थिन होती है, वाटरी होती है एंड क्लियर देखने को मिलेगी। लेकिन बात करते हैं आज जैसे ही ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन होने के बाद में सर्वाइकल म्यूकस होगा वो थिक हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी देखने को मिलेगी, जेली लाइक हो जाती है यहाँ पर, और जो उसका अमाउंट था वो भी कम हो जाता है। तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ओवुलेशन हो गया है, आप सेफ पीरियड में आ चुके हैं, अब आप अपना गेम चालू कर सकते हैं या फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड का मतलब होता है कि एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी फीमेल अपने बेबी को क्या करवाती है, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है, वहां पर ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन क्यों नहीं होता है, अपन एक मैकेनिज्म समझेंगे, क्योंकि वहां पर प्रोलैक्टिन, अब ओवुलेशन क्यों नहीं होता है इसकी मैं मैकेनिज्म बता दूं कि जब भी एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उन्हें लैक्टेशन मदर के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल अपने बेबी को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, लैक्टेशनल मदर के नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि यहां पर जो एलएमए मेथड है या लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी यहां पर लैक्टेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन लेवल की मैं बात करूं तो हाई देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, प्रोलैक्टिन का लेवल होगा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो जीएनआरएच का लेवल को क्या करता है, जब सप्रेस कर देगा, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो वो जाकर के जीएनआरएच के लेवल को कम कर देता है, जीएनआरएच के सिक्रेशन को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देगा। जब जीएनआरएच कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एफएसएच जीएनआरएच कम होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम होगा, एफएसएच एलएच कम होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही जीएनआरएच कम हुआ एफएसएच और एलएच का लेवल भी क्या हो जाता है, एफएसएच एंड एलएच। अब एफएसएच का मतलब होता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं, तो इनका लेवल भी कम देखने को मिलेगा। जब एफएसएच एलएच कम होता है तो इससे बनने वाले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो इसमें क्या देखने को मिलती है, साइकिल की डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होगी या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो एब्सेंट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है तो यहाँ पर क्या नहीं होता है, ओवुलेशन, ओवुलेशन भी नहीं होगा, अंडा भी निकल करके बाहर नहीं आता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है तो वो जा करके जीएनआरएच के लेवल को सप्रेस करेगा। जब जीएनआरएच सप्रेस होता है तो उसकी वजह से क्या नहीं होता है, एफएसएच एलएच का लेवल भी कम होगा। जब एफएसएच एलएच का लेवल कम होता है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, और उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो नो ओवुलेशन,
ओवुलेशन होगा, यहाँ पर नहीं होता है। तो जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, अंडा ही नहीं आएगा, तो स्पर्म जाकर के क्या करेगा, तो वहां पर अंडे का और स्पर्म का मिलन नहीं होता है, और जब तक अंडा और स्पर्म नहीं मिलते हैं, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का मिलन नहीं होता है, तब तक घर में किसी तरीके की कोई भी किलकारियां नहीं गूंजेगी, ना ही हॉस्पिटल में लड्डू बटने वाले हैं। तो यहाँ पर मेनली समझने की बात है कि इस तरीके से हो सकता है। बात करते हैं लास्ट मेथड की, जो नेचुरल मेथड होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है। बात करूं मैं टोटल एब्स्टिनेंस की, तो इसकी पर्ल इंडेक्स होती है, पीआई होती है, बिल्कुल 0% देखने को मिलेगी। इफेक्टिवनेस की बात करें यहां पर, तो इफेक्टिवनेस होती है बिल्कुल यहाँ पर 100% देखने को मिलेगी। 100% इफेक्टिव मेथड होता है, आपको याद रखना है। साथ के साथ जो भी मैंने बोला है उसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से फुल टॉपिक पढ़ाया जाना, मैं पूरी तरीके से बोलकर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखाया जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। तो आगे बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। 100% है इफेक्टिवनेस होती है, पर्ल इंडेक्स होती है, इसकी 0% देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जब आपने कुछ किया ही नहीं है, जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं किया, आप मैरिड थे, मैरिड होने के बावजूद भी अनमैरिड की तरह रह रहे हैं, बिल्कुल एक इस दिशा में चलता है, एक इस दिशा में चलता है, किसी तरीके का उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो इस स्थिति में या इस स्टेज में पॉसिबिलिटी होती है 0% होती है प्रेग्नेंट होने की। तो यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि जहां पर आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। जब यहाँ पर आग ही नहीं लगेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होगा, फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं है, तो वहां पर किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। यहां तक कि आपके स्टरलाइजेशन मेथड ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी से भी ज्यादा असरदार देखने को मिलेगा या इफेक्टिव देखने को मिलेगा। 100% इफेक्टिवनेस होती है टोटल एब्स्टिनेंस की, जिसमें आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, किसी तरीके का मैच हुआ ही नहीं है, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, पर्ल इंडेक्स होगी 0 देखने को मिलेगी, इफेक्टिवनेस होती है 100% देखने को मिलती है। तो ये पूरे अपन ने कौन से मेथड पढ़ लिए हैं, टेम्पोररी स्पेसिंग मेथड का जो नेचुरल वाला टाइप था वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं जो सेकंड मेथड आता है, इसका सेकंड मेथड की बात करेंगे कि इसमें कौन सा है, बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में आपने पढ़ा हुआ है कि बैरियर मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं। तो बैरियर मेथड में मेनली 3 टाइप के बैरियर मेथड होता है, वो 3 टाइप का देखने को मिलेगा। इसमें फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, केमिकल बैरियर हो सकता है, या फिर कंबाइंड मेथड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि बैरियर मेथड की, बैरियर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बैरियर मेथड की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल देखने को मिलेगा, फिजिकल के बाद में सेकेंड वन होता है केमिकल होता है, एंड थर्ड वन की बात करें तो कंबाइंड यानी जिसमें फिजिकल प्लस केमिकल दोनों आएंगे। यहां पर फिजिकल प्लस केमिकल दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे कंबाइंड के नाम से जानते हैं। कंबाइंड का मतलब यही होता है कि दो या दो से ज्यादा से मिलकर के बना हुआ होता है, कंबाइंड कहलाता है। बात करते हैं बैरियर मेथड की, उसके बाद में यहाँ पर एक साथ पहले आप फ्लो डायग्राम बना लीजिए। तो हार्मोनल मेथड की बात करेंगे। हार्मोनल मेथड में बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे, तो 1 बाय 1 लिखिए। हार्मोनल मेथड में जो फर्स्ट मेथड होता है यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा, हार्मोनल मेथड में वो होती है ओसीपी। ओसीपी का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ओसीपी के बाद में अपन बात कर लेते हैं इंजेक्टेबल होगी, और इंजेक्टेबल में मेनली आती है यहाँ पर डीएमपीए, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसकी इफेक्टिवनेस होती है 3 मंथ की होगी। 1 mg में वो 1 ml में 200 mg आती है, 150 mg सॉरी डीएमपीए होता है 1 ml में 150 mg पर ml होता है। बात करते हैं नॉन एथिस्टेरोन एनेंटेट की, 1 ml में 200 mg होगा, इफेक्टिवनेस होती है केवल 2 मंथ की होती है। तो NETEN नॉन एथिस्टेरोन एनेंटेट होगी, वो कितने साल की इफेक्टिवनेस होती है इसकी
2 मंथ की होगी इफेक्टिवनेस, जबकि बात करें डीएमपीए की तो इफेक्टिवनेस होती है 3 मंथ की देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, यहां पर ये क्या आता है, डीएमपीए होती है 150 mg पर ml देखने को मिलेगा। 150 mg होती है, 150 mg होगी पर ml में। बात करते हैं नेट ईएन की तो यहाँ पर 200 mg 200 mg पर ml में देखने को मिलती है। 2 मंथ के लिए केवल इफेक्टिवनेस होगी, जबकि डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इसे नाम दिया जाता है, जो मेडिकल या गवर्नमेंट सप्लाई है इसकी, तो गवर्नमेंट सप्लाई में इसको नाम दिया गया है अंतरा। अंतरा के नाम से बड़ी ही फेमस है, गवर्नमेंट सप्लाई में अंतरा के नाम से आती है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डीएमपीए। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वन जो रहने वाला है, तो थर्ड वन इसमें क्या रहेगा, इंजेक्टेबल हो गया, ओसीपी हो गई, सबडर्मल इम्प्लांट होंगे, सबडर्मल इम्प्लांट देखने को मिलेगा, जहां पर डर्मिस में सबडर्मल डर्मिस के नीचे क्या कर दिया जाता है, एक इम्प्लांट को इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो वहां पर उसमें क्या होता है, वहां पर हार्मोनल होता है जिसमें वो रिलीज करता रहता है धीरे धीरे करके, वहां पर हार्मोनल का रिलीज करता रहेगा, तो इम्प्लांटेशन करते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट करेंगे। आगे फोर्थ नंबर की बात करते हैं कि फोर्थ नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर वेजाइनल रिंग देखने को मिल सकती है, वेजाइनल रिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पैसरीज का यूज कर सकते हैं, वेजाइनल रिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्किन पैचेज का भी यूज कर सकते हैं, स्किन पैच। तो ये पूरे क्या है, हार्मोनल मेथड होते हैं, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, इंजेक्टेबल पिल्स आएगी, इंजेक्टेबल होगा। और इंजेक्टेबल कैसे लगाया जाता है, तो इंजेक्टेबल इसको आईएम लगाते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट होते हैं, वेजाइनल रिंग होती है जो वेजाइना में इसको इंसर्ट किया जाता है, स्किन पैचेज होते हैं। इन सभी को 1 बाय 1 करके अपन आगे डील करने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर इंजेक्टेबल में डीएमपीए और नेट एंड नॉर एल्डोस्टेरोन एनेंटेट होता है। डीएमपीए होता है 150 mg पर ml होगा, मेडिकल सप्लाई या गवर्नमेंट सप्लाई में आता है, अंतरा के नाम से आता है, जो कि बहुत ही फेमस है अंतरा के नाम से। 3 मंथ तक इसकी इफेक्टिवनेस होती है। नॉन एल्डोस्टेरोन एनेंटेट की बात करें नेट ईएन की तो 200 mg पर ml देखने को मिलेगा, केवल 2 मंथ तक इसकी इफेक्टिवनेस होती है। आगे अपन बात करने वाले हैं बैरियर मेथड के बारे में, अलग अलग इसको डील करेंगे कि बैरियर मेथड में क्या देखने को मिलता है। इमरजेंसी मेथड हो गया, परमानेंट में यहां पर आप लिख सकते हैं, तो परमानेंट में लिख लो मेल में वासेक्टोमी, फीमेल में बात करें तो ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं, जबकि मेल में करते हैं वो वासेक्टोमी करते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आप जल्दी से यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में इसको नोट्स बना करके लिखना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो जल्दी से आप सभी 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर अपन डील करेंगे बैरियर मेथड के बारे में, कि वो कौन कौन से बैरियर मेथड होते हैं जिनके बारे में अपन को डील करना है। तो बैरियर मेथड के बारे में अपन यहाँ पर डील करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी, जो भी आपकी फेयर कॉपी है, उसमें यहाँ पर आपको लिखते जाना है। तो बात करते हैं बैरियर मेथड में। बैरियर मेथड देखे थे अपन ने मेनली कितने प्रकार के देखने को मिले थे, यहाँ पर 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर मेथड, एंड थर्ड वन पे जो मेथड आता है उसे नाम दिया जाता है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में अपन पढ़ेंगे वेजाइनल स्पंज के बारे में, सर्वाइकल कैप या डस्ट कैप के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। उसे मिटा कर दिखा, तो आपको अपनी मंजिल है वो खुद तय करनी है कि मैं वक्त
मैं रास्ते भी जानता हूँ, मैं चलना भी जानता हूँ, मैं रास्ते भी जानता हूँ, मैं चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, मुझे मौम समझने की भूल मत करना, मैं सूरज हूँ डूब करके निकलना भी जानता हूँ, मैं सूरज हूँ डूब करके निकलना भी जानता हूँ। तो इसी तरह आपको भी अपने सपनों को उड़ान देना है, सूरज की तरह कभी थकना नहीं है, हर दिन के बाद दूसरे दिन उसी जोश और जुनून के साथ में सूरज की तरह निकलना है, चमकना है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में हो रही लगातार असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो आपको जब भी आप हार मानते हैं तो एक बार अपने दिल से आवाज लानी है, दिल से एक मोटिवेशन जगाना है कि एक बार और मैं ट्राई करूं तो क्या पता ये मेरी जीत की ही खुशी हो, ये मेरी जीत बन जाए, ये एक बार की सफलता, इस बार की जो ट्राई है, कोशिश है, क्या पता मेरी जीत में बदल जाए। तो आपको कभी हार नहीं माननी है और इसीलिए आपको लगातार मेहनत करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक के बारे में कि यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकल बैरियर मेथड के बारे में। तो फिजिकल बैरियर मेथड होता है वो किस टाइप के मेथड है, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा फिजिकल बैरियर मेथड। अब फिजिकल बैरियर मेथड होता है वो आपका कौन सा मेथड होता है, यहाँ पर स्पेसिंग मेथड या टेम्पोररी मेथड है, स्पेसिंग मेथड या टेम्पोररी मेथड होता है। इसमें मेनली देखने को मिलेगा आपको मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, जिससे आप भली प्रकार से अच्छी तरीके से आप इससे परिचित होंगे। मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, सभी को वन बाय वन करके अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम्स की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम कैसे किस तरीके से जाकर के प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं। तो मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसका एक और फायदा देखिए कि आपको प्रेगनेंसी से तो प्रिवेंट करेंगे, साथ ही साथ ये एसटीडी हुई, एचआईवी हुआ, इनसे भी प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं अब देख लीजिए। मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम दोनों अलग अलग टाइप का होता है, इसमें दोनों के बीच में क्या क्या इसका डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले जानिए कि फिजिकल जो बैरियर मेथड है जिसमें कॉन्डोम्स आते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम दोनों ही है, क्या करेंगे जाकर के कि इसका जो स्पर्म और ओवम का क्या होता है, यहाँ पर मिलन होता है, या फिर मैं बात करूं कि जहां पर स्पर्म और ओवम क्या करते हैं उसका यूनियन होता है और यूनियन को ही मिलना कहते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म और ओवम के मिलन को क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। स्पर्म और ओवम के यूनियन को प्रिवेंट करते हैं। तो क्या लिखना है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओवम और स्पर्म, ओवम क्या है, ओवम का मतलब होता है सेकेंडरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड के मिलने को, और ओवम और स्पर्म का जो मिलन होता है या फिर उनका जो मिलन होगा, या ओवम और स्पर्म का जो क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर स्पर्म का यूनियन देखने को मिलेगा। जब ओवम और स्पर्म नहीं मिलेंगे, सेकेंडरी ऊसाइट और ओवम नहीं मिलेगा, सेकेंडरी ऊसाइट और स्पर्म नहीं मिलेगा, तो वहां पर घर में किसी तरीके के लड्डू बटने की और किलकारियां गूंजने की संभावना नहीं होती है। तो इसी तरीके से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसके साथ साथ ही ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द HIV एंड STD, HIV और STD से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को। अब कैसे करेंगे आगे ध्यान दीजिए। जब भी आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सपोज दैट अगर कोई आपका एक भी पार्टनर
किसी भी तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एचआईवी है, अगर उससे इन्फेक्टेड है तो वो किस तरीके से दूसरे में जाने से रोकता है। तो जहां पर मेल में स्पर्म हुआ, सीमन हुआ, सीमन में क्या हो सकता है, वहां पर आपका एचआईवी वायरस पाया जाता है। तो जैसे ही आपका सीमन हुआ और वहां पर फीमेल में क्या होते हैं, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें वायरस पाया जाता है, एचआईवी पाया जाता है, या फिर जो भी आपकी एसटीडीज होती है उनके बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो एक दूसरे के जो सिक्रेशन होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वहां पर एचआईवी और एड्स की जो रिस्क होती है या एसटीडी की जो रिस्क होती है उसको भी कम करते हैं, उसकी रिस्क को प्रिवेंट करते हैं। तो टू प्रिवेंट द एचआईवी और एसटीडी को प्रिवेंट करेंगे। आपने देख लिया कैसे करते हैं। आगे बात करते हैं मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम में क्या क्या समानता होती है, क्या क्या किस तरीके से इनमें डिफरेंस होगा। तो आगे देखते हैं कि मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आगे एक साइड में आप लिख लीजिए मेल कॉन्डोम एंड एक साइड में लिखना है आपको फीमेल कॉन्डोम। तो बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेल कॉन्डोम और मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम में क्या डिफरेंस है वो यहां पर आपको डील करवाया जा रहा है। अब जो फीमेल कॉन्डोम्स था उसे क्या नाम दिया गया है, फीमेल कॉन्डोम को ही फेमिडोम के नाम से जानते हैं। और फेमिडोम का सबसे पहले ये किसने बनाया था, तो फीमेल कॉन्डोम था, इसकी डिस्कवरी करी थी एमडी लेसे हसन। एमडी लेसे हसन ने इसकी क्या करी थी, एमडी लेसे हसल ने इसकी फर्स्ट डिस्कवरी करी थी फीमेल कॉन्डोम की। फीमेल कॉन्डोम की जो डिस्कवरी करने वाले पर्सन थे वो थे एमडी लेसे हसल। एमडी लेसे हसल ने फर्स्ट डिस्कवरी करी थी फीमेल कॉन्डोम की, जिसे नाम दिया गया फेमिडोम के नाम से इसको जानते हैं। बात करेंगे मेल कॉन्डोम की, तो मेल कॉन्डोम कुछ इस तरीके का होता है, आपने सभी ने देखा हुआ होगा कि इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। बात करते हैं फीमेल कॉन्डोम की, तो फीमेल कॉन्डोम होता है, इसमें दो रिंग पाई जाती है, आउटर रिंग एंड इनर रिंग। इनर रिंग होती है वो क्लोज देखने को मिलेगी और आउटर रिंग होती है ओपन देखने को मिलती है। इसमें एक सिंगल रिंग होती है, आउटर रिंग होती है। बात करते हैं मेल कॉन्डोम, तो मेल कॉन्डोम होता है लेटेक्स से मिलकर का बना होता है, मेड अप ऑफ लेटेक्स। ये लेटेक्स का बना हुआ कॉन्डोम होता है। बात करेंगे फीमेल कॉन्डोम की, तो फीमेल कॉन्डोम होता है वो पॉलीयूरेथेन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो फीमेल कॉन्डोम इज मेड अप ऑफ द पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन या फिर नाइट्राइल से मिलकर बना हुआ होता है। पॉलीयूरेथेन और नाइट्राइल से मिलकर के बना हुआ होगा। मेल कॉन्डोम में वन रिंग होती है, और वन रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है, ये वाली रिंग है। ये कौन सी रिंग है, आउटर रिंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं फीमेल कॉन्डोम में, तो फीमेल कॉन्डोम में टू रिंग पाई जाती है और दो रिंग होती है, वो आउटर रिंग एंड इनर रिंग होगी। इनर रिंग होती है वो क्लोज होती है, तो इनर रिंग होती है वो क्लोज, इनर वाली क्या होगी, क्लोज देखने को मिलेगी। अगर दोनों साइड से ओपन रह गई है तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फीमेल में टू रिंग्स होती है, आउटर रिंग एंड इनर रिंग। इनर रिंग होती है क्लोज देखने को मिलेगी। पर्ल इंडेक्स की बात करते हैं कि इसकी कितनी परसेंट पर्ल इंडेक्स होगा, फेल्योर रेट कितनी होती है, तो 2 से लेकर के 14% इसकी जो एचआई होती है वो 2 से लेकर के 14 पर HWY देखने को मिलेगी। बात करते हैं फीमेल को, तो फीमेल की जो पर्ल इंडेक्स होती है वो 5 से लेकर के 20। पर्ल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर फीमेल में फीमेल कॉन्डोम की पर्ल इंडेक्स देखने को मिलेगी वो 5 से लेकर के 20 पर SWI देखने को मिलती है। कल अपन ने देखा था पर्ल इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स की हो गई। इसमें बात करते हैं मेल कॉन्डोम में, तो एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की रिक्वायर नहीं होती है,
एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन नॉट रिक्वायर, एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है, किसी तरीके का लुब्रिकेट करने की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन बात करें फीमेल कॉन्डोम की तो एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन इसमें लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा इसको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा लुब्रिकेट करना होता है। तो एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की कि यहाँ पर इरेक्शन ऑफ पेनिस रिक्वायर होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, पेनिस है वो इरेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन किसी तरीके के इरेक्शन की रिक्वायर नहीं है, तो इरेक्शन नॉट रिक्वायर, फीमेल में किसी तरीके के कोई इरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इरेक्शन नॉट रिक्वायर होगा, इरेक्शन की इसमें किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं होती है। बात करें रीयूज की तो यूज इसका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये रीयूज होगा, वो नहीं कर सकते हैं। मेल कॉन्डोम को रीयूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है, यूज एंड थ्रो होता है। जबकि बात करें फीमेल कॉन्डोम की तो इसका रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तो रीयूज में आपको यस लिखना है, इसका रीयूज वापस से यूज किया जा सकता है। बात करते हैं कि ये क्या करेगा, प्रिवेंशन करते हैं दोनों ही टाइप में, प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, एसटीडी या फिर एचआईवी से प्रिवेंशन करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल दोनों टाइप के मेल और फीमेल कॉन्डोम होते हैं, वो दोनों एचआईवी और एसटीडी से प्रिवेंशन करते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस होता है मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम का। तो दोनों क्या करते हैं, एचआईवी और एसटीडी से क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। फर्स्ट काम तो यहाँ पर क्या करते हैं कि फीमेल में उसको क्या नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं, कंसीव नहीं होने देते हैं प्रेगनेंसी को। सेकंड नंबर पे एक ऐसा मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, केवल एक ऐसा मेथड है जिसमें 100% इफेक्टिवनेस होती है, तो वो होता है टोटल एब्स्टिनेंस। जबकि बात करें कि ऐसा मेथड जो कि एसटीडी और एचआईवी को प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रासेप्शन के, इसके साथ साथ में फीमेल में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, उसके साथ साथ एचआईवी और एसटीडी को प्रिवेंट करने वाला एक ऐसा वो मेथड है जिसके द्वारा तो मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं वो केवल क्या करते हैं, एचआईवी और एसटीडी को प्रिवेंट करेंगे। अदर देन इसके अलावा कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो एचआईवी और एसटीडी को प्रिवेंट कर सके। आगे इसमें अपन बात करते हैं लेंथ की, बात करें तो यहाँ पर आपको एक और लाइन लिख लो कि जो लेंथ होती है, तो लेंथ यहाँ पर मैं बता देता हूं। यहाँ पर लेंथ की बात करेंगे तो दोनों में ही जो लेंथ होती है 17 से लेकर के 17.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। 17 से 17.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। मेल कॉन्डोम की भी जो लेंथ होती है वो 17 से लेकर के 17.5 17.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। तो लेंथ हो गई। आज आपने इतना पहले कभी डिस्क्रिप्शन से नहीं पढ़ा होगा इनको, केवल आपने यूज किया है और फेंका है। आज इनके बारे में आपने पूरी संपूर्ण जानकारी ले ली है, तो आगे आने वाले समय पे आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है। तो इस क्लास को मैक्सिमम अपने फ्रेंड तक फैला दीजिए। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो जल्दी से 2 सेकंड का टाइम है, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से वो कंबाइंड मेथड होते हैं, केमिकल मेथड का यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट अपन ने देख लिया है, आगे बात करते हैं इसमें केमिकल मेथड की। अपन ने फिजिकल मेथड पढ़ा है, बैरियर मेथड का बात करते हैं। सेकेंड वन जो मेथड है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, वो केमिकल्स का यूज करते हैं। और केमिकल क्या होता है, स्पर्मिसाइडल होता है। जैसे ही बेचारा नन्ना मुन्ना रसगुल्ला स्पर्म दौड़ता हुआ आता है और लगता है उसको कि मैं जाकर के सेकेंडरी oocyte को पटाऊंगा, लेकिन पहले ही वहां पर उसने जाल बिछाया हुआ होता है, और जैसे ही बेचारा आता है मासूम सा वो उस जाल में फंस जाता है। वहां पर जो स्पर्मिसाइडल लगा हुआ होता है वो उसकी जान ले लेता है। तो यहाँ पर स्पर्म के साथ में धोखा होता है और धोखे से उस पर वार किया जाता है और उसकी बेचारे की जान ले ली जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही धोखे से बुना हुआ जाल है, यह समझना है यहाँ पर कि जो केमिकल्स मेथड होते हैं उसमें किस तरीके से ये एक्ट करेंगे। तो केमिकल मेथड में बात करते हैं
ये क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल होते हैं इन नेचर। इन नेचर में कैसे होंगे, नेचर में स्पर्मिसाइडल होते हैं। स्पर्मिसाइडल, साइडल का मतलब ही होता है मारना। और किसको मारना, तो यहाँ पर देखिए स्पर्म यानी स्पर्म को मारते हैं, इसीलिए स्पर्मिसाइडल के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल मेथड होगा। केमिकल मेथड क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो जाकर के जैसे ही बेचारा नन्ना मुन्ना वहां से स्पर्म आता है, भागता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बिल्कुल यूफोरिया में आएगा, अपनी जाकर के सोचता है मैं सेकेंडरी ऊसाइड से जाकर के मधुर मिलन करूंगा, सेकेंडरी ऊसाइड को पटाऊंगा। लेकिन इसको पता नहीं होता है इसके साथ धोखा हो रहा है, आगे जाल बिछाया हुआ है स्पर्मिसाइडल का। जैसे ही ये आता है स्पर्मिसाइडल उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और वहां पर स्पर्म की जान ले लेते हैं, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब स्पर्म डिस्ट्रॉय हो गया, आगे नहीं पहुंच पाएगा स्पर्म, तो अंडा बेचारा वहां वेट करता करता तड़प तड़प करके मर जाता है। तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है। अब केमिकल मेथड में कौन कौन से किस टाइप के इसके एग्जाम्पल कौन कौन से यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे कोई टैबलेट लो, टैबलेट है वो यूज कर सकते हैं। टैबलेट के बाद में एरोसोल्स हो सकते हैं, जेली यूज कर सकते हैं, फोम यूज कर सकते हैं। जेली, टैबलेट, एरोसोल, फोम या फिर क्रीम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्पर्मिसाइडल से क्या किया जा सकता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड यूज करके इसको स्पर्म को डेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर टैबलेट यूज कर सकते हैं, जेली यूज कर सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं, फोम यूज कर सकते हैं, या फिर स्पर्मिसाइडल के लिए यहाँ पर एरोसोल्स का यूज किया जा सकता है। तो ऐसे इस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है स्पर्मिसाइडल इफेक्ट करके, ये केमिकल मेथड यूज करते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर पे कंबाइंड मेथड की। कंबाइंड मेथड, और कंबाइंड मेथड में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कंबाइंड में यहाँ पर फिजिकल प्लस केमिकल दोनों यूज किए जाते हैं। तो कंबाइंड मेथड होता है, इसमें जो फर्स्ट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में उदाहरण है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वेजाइनल स्पंज के नाम से इसको जानते हैं। कंबाइंड में क्या आएगा, वेजाइनल स्पंज, और वेजाइनल स्पंज होती है इसे टूडे के नाम से जानते हैं। तो या तो आपसे पूछ सकता है कंबाइंड मेथड में, कंबाइंड बैरियर मेथड में वेजाइनल स्पंज देकर पूछ सकता है, या यहाँ पर टूडे देकर के पूछ सकता है। इसका जो टूडे है वो बहुत ही ज्यादा फेमस नेम है, तो वेजाइनल स्पंज ना देकर के टूडे दे तो भी आपको याद रखना है, या आंसर देना है वेजाइनल स्पंज है, कंबाइंड मेथड है। बात करते हैं ये पॉलीयूरेथेन से मिला हुआ बना हुआ स्पंज होता है। तो इट मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन से बना हुआ स्पंज होता है। तो पॉलीयूरेथेन स्पंज है ये। इसकी बात करते हैं कि साइज कितनी होती है, तो पॉलीयूरेथेन यहाँ इसका जो साइज होता है टूडे का वो 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर लंबा एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलेगी। इसमें एक स्पर्मिसाइडल होता है, ये एक इसमें क्या होता है, स्पर्मी साइडल भरा हुआ होता है। स्पर्मिसाइडल में कौन सा होगा, नॉन ऑक्सिनोल, नॉन ऑक्सिनोल 9, नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है। और 1000 mg क्या भरा हुआ होता है, इसमें नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है। तो इसमें स्पर्मिसाइडल कौन सा यूज करते हैं, तो टूडे और वेजाइनल स्पर्म में जो स्पर्मिसाइडल यूज किया जाता है उसे नाम दिया जाता है नॉन ऑक्सिनोल 9 के नाम से इसको जानते हैं। 1000 mg इसमें भरा हुआ होता है। ये एक सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है। तो इट इज ए
साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहना। इट इज ए सर्वाइकल बैरियर मेथड, ये एक सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है जो जा करके जहां पर सर्विक्स होता है वहां पर इसको लगा दिया जाता है, तो वहां पर सर्वाइकल बैरियर मेथड का यूज करेगा। अब इसको यूज कैसे करना है, जब भी इसको यूज करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे उससे पहले इसको यूज करना होता है और फीमेल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या फीमेल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब भी आप इसका यूज करें तो यूज करने से पहले इसको क्या करना है, पानी में डुबो करके निकालना है, वेट करके इसको यूज करना है, वेट करके इसको इंसर्ट करना है। और इसको जब इंसर्ट करोगे और आपने इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो लास्ट इजैकुलेशन किया था, जैसे मान लीजिए आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसका जो लास्ट इजैकुलेशन हुआ उसके 6 घंटे तक आपको क्या रखना है, आफ्टर 6 आवर तक इसको मिनिमम 6 घंटे तक तो रखना ही रखना है, उससे पहले इसको नहीं निकालना है। तो मिनिमम इसको 6 आवर तक कैप्ट करके रखना है, नॉट मोर देन 24 आवर से ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन 6 घंटे तक रखना है, कम से कम 6 घंटे के तक तो रखना ही है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। 24 घंटे से ज्यादा रखोगे तो क्या हो सकता है, मोर देन 24 आवर अगर आपने कैप्ट करके रखा तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, TSS कर सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है। लेकिन मिनिमम 6 आवर तक इसको कैप्ट करके रखना है वहां पर। यहाँ पर सर्विक्स के सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है, 6 घंटे तक मिनिमम इसको लास्ट इजैकुलेशन हुआ है उससे लेकर के 6 घंटे तक मिनिमम रखना है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये जाकर के फिर क्या कर सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा इसके बारे में अपन ने देखने को पड़ा है। इसके आगे पढ़ते हैं, डायफ्राम या डस्ट कैप के बारे में पढ़ेंगे। तो डायफ्राम और डस्ट कैप होती है वो एक फ्लेक्सिबल रिंग होती है, फ्लेक्सिबल लैटेक्स की बनी हुई एक रिम शेप होती है। तो आगे अपन जो सेकंड कंबाइंड मेथड है, सेकंड कंबाइंड मेथड में अपन पढ़ने वाले हैं डायफ्राम और डस्ट कैप। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्पंज और टूडे में क्या होता है, यहाँ पर वर्गाइनल स्पंज और 2D होता है, पॉलीयूरेथेन का बना हुआ होता है, साइज 5 × 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो स्पर्मिसाइडल होता है नॉन ऑक्सिनोल 9 भरा हुआ होता है, 1000 mg होगा। इसमें जाकर के आगे क्या कर देता है, ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड है वो सर्वाइकल क्या होगा, कैप देखने को मिलेगी, या डायफ्राम या डस्ट कैप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो डायफ्राम या डस्ट कैप, डायफ्राम या डस्ट कैप की अपन बात करते हैं तो डायफ्राम और डस्ट कैप भी क्या है, ये भी एक सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है। ये भी उसी की तरह सर्वाइकल बैरियर का काम करता है, यहां से आगे नहीं जाने देता है स्पर्म को। तो सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है, इसमें भी स्पर्मिसाइडल भरा हुआ होता है। तो 5 ml इसमें ये क्या होता है, 5 ml स्पर्मिसाइडल कंटेन रहता है। 5 ml स्पर्मिसाइडल से कंटेन रहेगा, 5 ml स्पर्मिसाइडल इसमें भी भरा हुआ होता है। ये भी उसी की तरह एक्ट करता है। जब भी भैया जी और भाभी जी के बीच में T20 टेस्ट या वनडे का मैच देखने को मिलता है तो उससे पहले वेट करके इसी को भी क्या करना होता है, अंदर डालना रहता है, इंसर्ट करना है। उसके बाद में लास्ट इंटरकोर्स हुआ है या लास्ट इजैकुलेशन हुआ है उससे 6 से 8 घंटे तक वहां पर इसको रखना है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा ये भी क्या कर सकता है, मोर देन 24 आवर अगर आपने कैप्ट करके रखा हुआ है तो क्या करवा सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है। इसीलिए भाभी जी को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप डरे नहीं, आप 6 से 8 घंटे तक रखोगे तो इफेक्टिव होगा। लेकिन आपने डर के मारे निकाला नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो वहां पर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकता है। तो ये क्या होती है, डायफ्राम या डस्ट कैप होती है, लेटेक्स से मिलकर बना हुआ तो होता है। तो इट मेड अप ऑफ, वो पॉलीयूरेथेन से था, 2D या वेजाइनल स्पंज। जबकि बात करें डायफ्राम या डस्ट कैप की तो मेड अप होता है लेटेक्स से,
मिलकर के बना हुआ होता है। सर्वाइकल बैरियर मेथड है, 5 ml इसमें स्पर्मिसाइडल होता है और मोर देन 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है। ये एक फ्लेक्सिबल रिम देखने को मिलेगी, लेटेक्स की होती है, फ्लेक्सिबल रिम होती है, लेटेक्स से बनी हुई फ्लेक्सिबल रिम देखने को मिलती है। इसकी जो शेप की बात करें तो डोम शेप की देखने को मिलेगी। तो इसका जो शेप की बात करूं मैं तो शेप होता है वो डोम शेप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डच कैप डायफ्राम या फिर बात करते हैं कि सर्वाइकल बैरियर मेथड है, 5 ml इसमें स्पर्मिसाइडल होता है, लास्ट इजैकुलेशन होता है उससे 6 घंटे से 8 घंटे तक आपको रखना है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकता है। मेडअप होता है लेटेक्स की, फ्लेक्सिबल लेटेक्स से मिलकर बना हुआ होता है, लेटेक्स की एक फ्लेक्सिबल रिम होती है, डोम शेप की होती है। तो ये पूरा अपन ने पढ़ लिया है बैरियर मेथड के बारे में। इसमें अपन ने पढ़ा फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर मेथड एंड लास्ट वन इज कंबाइंड बैरियर मेथड। इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं हार्मोनल मेथड के बारे में कि हार्मोनल मेथड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो हार्मोनल मेथड लिखे थे जिसमें कंबाइंड ओरल पिल्स थी, बिल्कुल ओसीपी थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन सी पिल्स आती है, किस तरीके से इनका यूज करते हैं, वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और ताकि हर आने वाली अपकमिंग एग्जाम में सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अपन बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड्स के बारे में अपन डील करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हार्मोनल के नाम से जानते हैं। तो हार्मोनल मेथड अपन ने पहले पढ़ा था, ओसीपी थी, यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको लिखा देता हूँ, जल्दी से लिखिए। यहाँ पर ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर कि आईयूसीडीज हुई। थर्ड नंबर की बात करें तो आईयूसीडी के बाद में आता है यहां पर स्किन पैचेस। स्किन पैच के बाद में इंजेक्टेबल, वजाइनल रिंग, या फिर सबडर्मल इम्प्लांट। तो ये 6 टाइप के हार्मोनल मेथड होते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ओसीपी क्या होती है। तो ओसीपी में ओसीपी का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बात करेंगे कि ओसीपी क्या होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है और मेनली यहाँ पर कंबाइंड ओरल पिल्स देखने को मिलेगी। अब कंबाइंड ओरल पिल्स में क्या होता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से मिलकर के बनी हुई होती है। 3 टाइप की देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर अपन डील करने वाले हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर देखना है कि जो हार्मोनल मेथड पर बेस्ड होती है और क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मिलकर के बनी हुई होती है। आगे अपन डील करेंगे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो मेनली कितने टाइप की देखने को मिलेगी। पहली होती है ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सेकंड वन पे आती है यहाँ पर मिनी पिल्स या मिनी पिल्स के बारे में। तो अपन में डील करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसमें हार्मोनल पिल होती है। इसे हार्मोनल पिल के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को क्या कहा जाता है, हार्मोनल पिल। हार्मोनल पिल्स के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं, इसमें बहुत दोनों हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से मिलकर के बनी हुई होती है। दोनों टाइप की होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन कंबाइंड पिल्स।
कंबाइंड पिल्स की बात करें तो कंबाइंड जो पिल होती है जो दोनों हार्मोन से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन्हें नाम दिया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एक कंबाइंड होती है, इट मेड अप ऑफ बोथ हार्मोन। अब बोथ हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो दोनों टाइप के इसमें हार्मोन देखने को मिलेंगे। ये तीन टाइप की देखने को मिलती है। अब कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं तो मेनली ये तीन टाइप की बनी हुई होती है, तीन टाइप की होती है। पहला होता है मोनोफेजिक, बाइफेजिक एंड ट्राइफेजिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप होता है तो ये मेनली कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप्स की देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर पे आता है मोनोफेजिक, तो ए लगा करके लिखिए मोनोफेजिक। मोनोफेजिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड पिल्स का जो फर्स्ट एग्जांपल है मोनोफेजिक पिल्स होता है। ये दोनों में से मिलकर बनी हुई होती है और अमाउंट होगा इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का पूरी साइकिल के दौरान सेम अमाउंट को डिलीवर करती है। तो इसमें क्या लिखना है आपको कि सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सेम अमाउंट होगा उसको डिलीवर करेगी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिलीवर द थ्रू आउट द साइकिल। कंप्लीट साइकिल में सेम अमाउंट को क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सेम अमाउंट को डिलीवर करती है थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करेगी? अब मोनोफेजिक पिल्स में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर डिलीवर द सेम अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेम अमाउंट को पूरी साइकिल के दौरान क्या करती है? सेम अमाउंट डिलीवर करती रहती है। सपोज दैट अगर किसी फीमेल ने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल या मोनोफेजिक पिल लेना स्टार्ट किया है, तो जब से स्टार्ट किया है और जब से एंड होगा पूरी साइकिल में सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करेगी? डिलीवर करती रहती है। और इसका जो एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें जो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा माला एन। माला एन और माला डी है वो किसके एग्जाम्पल है? मोनोफेजिक ओसीपी के एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि पूरी साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेम अमाउंट डिलीवर होता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है माला एन एंड माला डी। माला एन होती है वो नॉट कॉस्ट है, नॉन कॉस्ट, और नॉन कॉस्ट का मतलब होता है यहां पर गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, गवर्नमेंट सप्लाई होती है माला एन की। जबकि बात करें माला डी की तो माला डी होती है वो यहाँ पर कॉस्ट इसका पे करना होता है। तो कॉस्ट होती है या सब्सिडी कॉस्ट की बात करें, सब्सिडी सब्सिडी कॉस्ट पर मिलती है। 3 रुपए का एक स्ट्रिप देखने को मिलेगा। तो 3 रुपए की ये दवा आती है, माला डी होती है, बहुत ही सस्ती दवा है। 3 रुपए की 28 गोलियां मिलती है। नॉन कॉस्ट होती है माला एन जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में आती है। बात करते हैं बायोफेजिक की, तो बायोफेजिक में क्या में देखने को मिलेगा? यहाँ पर डिलीवर होगा सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एवरी डे ऑफ द ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में। लेकिन आफ्टर द साइकिल के बाद में क्या होता है? नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो हाई देखने को मिलेगा। तो सब बाद में सेकंड पे बात करते हैं मोनोफेजिक के बाद में बाइफेजिक की। तो बाइफेजिक में क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट होगा वो सेम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है या इसका जो अमाउंट होगा आगे चल करके सेकंड हाफ ऑफ साइकिल में यहां पर हाई अमाउंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर मोनोफेजिक के बाद बात करते हैं बाइफेजिक की।
बाईफेजिक ओसीपी, बाईफेजिक ओसीपी में क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ डिलीवर सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होगा, सेम अमाउंट डिलीवर होगा थ्रू आउट द साइकिल में। फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में क्या देखने को मिलता है, सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिलीवर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में क्या देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा वो हाई देखने को मिलता है। तो यहां पर अपन को डील करना है बाईफेजिक ओसीपी। बाईफेजिक ओसीपी में क्या होता है, डिलीवर करेगी सेम अमाउंट में, क्या करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल के, अगर दो साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा हाई देखने को मिलता है, लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में, सॉरी फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है सेम डिलीवर करेगी, लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में जो आधी बची हुई साइकिल है उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो हाई देखने को मिलता है। बात करते हैं ट्राइफेजिक की, तो इसमें चेंजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का थ्रू आउट द साइकिल में चेंजिंग होता हुआ अमाउंट देखने को मिलता है। तो बात करते हैं थर्ड नंबर पे ट्राइफेजिक, ट्राइफेजिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। तो थ्रू आउट द साइकिल चेंजिंग अमाउंट द, थ्रू आउट द साइकिल changing amount of the, changing amount of estrogen and progesterone deliver, estrogen and progesterone डिलीवर होता है। तो इसमें बात देखिए, समझने की बात है कि ट्राइफेजिक ओसीपी वो होती है जिसमें एस्ट्रोजन पूरी थ्रू आउट द साइकिल में, यहाँ पर जो थ्रू आउट द साइकिल में अमाउंट होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का चेंजिंग अमाउंट होता है वो कभी ज्यादा तो कभी कम करते हुए यहाँ पर क्या होता रहता है, डिलीवर करती रहती है। मोनोफेजिक में क्या देखा, मोनोफेजिक में अपन ने देखा कि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन था उसका पूरी थ्रू आउट ऑफ साइकिल कंप्लीट साइकिल में सेम अमाउंट में, इसका सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था। बाईफेजिक में देखा है कि थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में अमाउंट होता है सेम होता है, लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट होगा बढ़ा हुआ या हाई लेवल पर इसको रिलीज करती है। बात करते हैं ट्राइफेजिक की, तो ट्राइफेजिक में किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, थ्रू आउट द साइकिल में इसका जो लेवल होता है चेंजेबल होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से ये क्या करती रहती है, डिलीवर करती रहती है। अब इसमें बात करते हैं कि ओसीपी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखने को मिलेगा ओसीपी का, बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखने को मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो MOA का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो एक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या करती है, फर्स्ट नंबर पे लिखिए कि इट सप्रेस द ओवुलेशन। सबसे पहले तो क्या करेगी, ये ओवुलेशन को ही सप्रेस कर देगी। अब जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अब ये ओवुलेशन को सप्रेस करती है। और ओवुलेशन को सप्रेस कैसे करेगी, बाय नेगेटिव फीडबैक। अपन ने जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी वहां पर नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक के बारे में अच्छी तरीके से डील किया हुआ है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है वो जाकर के वहां पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर बाय नेगेटिव फीडबैक, जैसे नेगेटिव
फीडबैक होगा तो उसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वहां पर ओवुलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन नहीं होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करती है, ये सप्रेस कर देती है ओवुलेशन को, जाकर के नेगेटिव फीडबैक पैदा करके यहां पर सप्रेस कर देगी ओवुलेशन को। सेकंड नंबर पे इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा वो क्या करती है, थिकन द सर्वाइकल म्यूकस। थिकन, थिकन का मतलब होता है सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देती है, थिक कर देती है। जो सर्वाइकल म्यूकस होती है, सर्वाइकल म्यूकस, तो सर्वाइकल म्यूकस को क्या करेगी, थिक कर देती है। अब जब सर्वाइकल म्यूकस होती है, थिक हो जाएगी, तो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखना है इट रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म तैरता हुआ आ रहा था सर्वाइकल म्यूकस में, स्पर्म तैरता हुआ जाता है, तो जब सर्वाइकल म्यूकस होगी गाढ़ी हो जाएगी, एक तो मान लीजिए पानी है और एक मान लीजिए शहद है, तो उस दोनों में से अगर स्पर्म को छोड़ा जाए तो स्पर्म पानी में जल्दी जल्दी भगकर चला जाएगा, लेकिन स्पर्म को उसी शहद में छोड़ दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, स्पर्म को जल्दी से उसकी मोटिलिटी होती है, कम हो जाती है, वो उसी में उलझ करके रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, शहद का मतलब है सर्वाइकल म्यूकस थी वो मोटी हो गई है, थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है, तो स्पर्म की मोटिलिटी थी वो कम हो जाएगी। और जब स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो स्पर्म यहीं पर तड़प तड़प कर जान दे देगा, यहीं पर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और ये क्या करती है, जाकर के जो भी आपका इम्प्लांटेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करती है। तो यूटेराइन में चेंजेस कर देती है, यूटेराइन चेंजेस, इट चेंज द यूटेराइन एनवायरमेंट। यूटेराइन का जो यूट्रस का एनवायरमेंट है उसको चेंज कर देगी, यूट्रस के एनवायरमेंट को चेंज करती है। और जब यूट्रस का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है तो ये इट प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को, तो उसका प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। तो इट प्रिवेंट द प्रॉपर इम्प्लांटेशन, प्रॉपर बच्चे का इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। और जब बच्चे का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वहां पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मेनली जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आपको क्वेश्चन में आंसर देना होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर देना है कि ये सप्रेस कर देती है, ओवुलेशन को सप्रेस करेगी। और जब ओवुलेशन ही सप्रेस होगा, कैसे सप्रेस होगा, नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से सप्रेस होगा। एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल दे रहे हो, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, ओवुलेशन नहीं होगा। वहां पर जाकर के सेकंड में सर्वाइकल म्यूकस को, लेकिन इसका आंसर होगा फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर यही होता है कि ओवुलेशन को सप्रेस करती है, म्यूकस को, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगी, इसके अलावा रिड्यूस करती है स्पर्म की मोटिलिटी को, और एनवायरनमेंट होता है यूट्रस का उसको भी चेंजेस कर देती है ताकि वहां पर इम्प्लांटेशन इजी वे में ना हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है कंबाइंड में, मेनली पिल देखने को मिलेगी और वो पिल्स होती है माला एन एंड माला डी। माला एन और माला डी में आपने पहले इसका नाम अच्छी तरीके से सुना हुआ है कि माला एन क्या होती है, माला डी क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो माला एन होती है, एन होती है, एन का मतलब है कि यहाँ पर एन से, और एन मतलब नो कॉस्ट, नो कॉस्ट से मतलब है कि गवर्नमेंट सप्लाई में आती है। माला डी होती है वो बिल्कुल 3 रुपए का एक पत्ता देखने को मिलेगा जिसमें 28 गोलियां होती है। तो माला डी है वो कॉस्ट या सब्सिडी कॉस्ट पे आती है, लेकिन 3 रुपए का एक पत्ता देखने को मिलेगा। तो 3 रुपए की 28 गोलियां हैं, बहुत ही सस्ती है, इसलिए लापरवाही ना करे, सावधानी बरते, सतर्क रहे और आगामी होने वाली प्रेगनेंसी है उससे प्रिवेंट हो सके या जो कंसीव है उससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं माला एन, बहुत ही फेमस एग्जांपल है माला कंबाइंड ओसीपी का, माला एन एंड माला डी। माला एन एंड माला डी, माला एन और माला डी होती है, ये दोनों ही क्या है, कंबाइंड पिल्स है।
कंबाइंड ओसीपी है। और कंबाइंड ओसीपी में भी कौन सी ओसीपी है, तो ये होती है यहाँ पर मोनोफेजिक है। कंबाइंड, और कंबाइंड में भी कौन से टाइप की होती है, मोनोफेजिक, जो कि पूरी साइकिल में क्या करती है, सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करती है। तो दोनों ही माला एन और माला डी होती है, मोनोफेजिक होती है। सेम अमाउंट में पूरी साइकिल में क्या करेगी, सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट होगी इसमें ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है, तो ई होता है इसमें एथेनाइल एस्ट्राडियोल, एथिनाइल एस्ट्राडियोल। और एथिनाइल एस्ट्राडियोल होता है, ये क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। एथेनाइल एस्ट्राडियोल होगा क्या है, ये एस्ट्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है। और एस्ट्रोजन कितना होता है इसमें, 0.03 mg, 0.03 mg, इसका मीनिंग होता है 30 माइक्रोग्राम से मिलकर बनी हुई होती है। तो एथेनाइल एस्ट्राडियोल होगा 0.03 mg होता है। बात करते हैं 30 माइक्रोग्राम होगा। आगे चल करके माला डी होती है, और माला डी में भी ई होता है। ई का मतलब है एथेनाइल एस्ट्राडियोल, एथिनाइल एस्ट्राडियोल, एथेनाइल एस्ट्राडियोल होता है। ये भी इसमें कितना होगा, 0.03 mg देखने को मिलेगा। 0.03 mg का मतलब होता है 30 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो दोनों में ही एथेनाइल एस्ट्राडियोल होता है, सेम अमाउंट में होता है। बात करते हैं नॉर्जेस्ट्रोल की, माला एन में क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्जेस्ट्रोल, और नॉर्जेस्ट्रोल है ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। और प्रोजेस्टेरोन कितना होता है, तो 0.15 mg देखने को मिलेगा। इट मीन 150 माइक्रोग्राम देखने को मिलता है। 0.15 mg या 150 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा। सेकेंड वन पर बात करते हैं एम माला डी, और माला डी में होता है वो डीजोजेस्ट्रोल होता है, डीजोजेस्ट्रोल। और डीजोजेस्ट्रोल कितना होगा, तो डीजोजेस्ट्रोल भी वही सेम अमाउंट होगा इसका, 0.15 mg या 150 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो उसमें, और ये भी क्या है, डीजोजेस्ट्रोल भी क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो यहाँ पर दोनों में देखने को मिलता है नॉर्जेस्ट्रोल एन फॉर माला एन में नॉर्जेस्ट्रोल होता है, ये एक प्रोजेस्टेरोन का ही टाइप है। 0.15 mg 150 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा। डीजोजेस्ट्रोल भी 0.15 mg या 150 माइक्रोग्राम देखने को मिलता है। बात करते हैं नो कॉस्ट, नो कॉस्ट आती है, किसी तरीके का कोई कॉस्ट नहीं है। गवर्नमेंट इसकी जो गवर्नमेंट सप्लाई आती है उसमें ये फ्री आती है, तो गवर्नमेंट सप्लाई है इसकी, किसी तरीके का कॉस्ट नहीं होता है माला एन का। जबकि ये आती है वो सब्सिडी, सब्सिडी कॉस्ट पर आएगी, और सब्सिडी कॉस्ट में RS 3 रुपए की आती है। पर जो आपका पैकेट होता है, पर पैकेट होगा वो कितने का आएगा, 3 रुपए की देखने को मिलेगी। तो ये इसका अलग से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी माला एन में कंबाइंड ओरल ओसीपी है, मोनोफेजिक है, दोनों ही टाइप की। जो माला एन माला डी मोनोफेजिक ओसीपी होती है, एथेनाइल एस्ट्राडियोल होगा 0.03 mg 30 माइक्रोग्राम होता है दोनों में। नॉर्जेस्ट्रोल होता है माला एन में वो 0.15 mg 150 माइक्रोग्राम होगा। डीजोजेस्ट्रोल होता है माला डी में और 0.15 mg होगा 150 माइक्रोग्राम। ये सब्सिडी कॉस्ट पर आती है, जबकि ये आती है और नो कॉस्ट है, गवर्नमेंट सप्लाई में होती है, बिल्कुल फ्री आती है RCS प्रोग्राम के अंडर में। तो अंडर ये क्या है, अंडर RCS प्रोग्राम जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंडर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो यहाँ पर एक जो न्यू लो डोज ओसीपी की बात करें तो न्यू लो डोज ओसीपी है जो कि फेमिलोन के नाम से आती है। अब फेमिलोन में क्या होगा, एथेनाइल एस्ट्राडियोल होता है वो 0.02 mg मतलब 20 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा, जबकि डीजोजेस्ट्रोल वही 0.15 mg। तो यहाँ पर एक और आपको मैं एग्जांपल दिखा दूं जो न्यू लो डोज
न्यू लो डोज ओसीपी आ रही है, उसका जो एग्जाम्पल है फेमस एग्जाम वो है फेमिलोन, जबकि फेमिडोम था फीमेल कॉन्डोम था। बात करें फेमिलोन और फेमिडोन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फेमिलोन है वो ओसीपी है और कंबाइंड ओसीपी है। तो कंबाइंड ओसीपी इसमें क्या देखने को मिलेगा कि लो डोज ओसीपी न्यू लो डोज ओसीपी, न्यू लो डोज ओसीपी है और न्यू लो डोज ओसीपी में नाम दिया गया है न्यू लो डोज ओसीपी को फेमिलोन। फेमिलोन और फेमिलोन में क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो एथेनाइल एस्ट्राडियोल होता है, एथिनाइल एस्ट्राडियोल, एथेनाइल एस्ट्राडियोल होगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पर 0.02 mg 20 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर डिजोजेस्ट्रोल की, तो डिजोजेस्ट्रोल होता है वो वही आपका सेम अमाउंट में देखने को मिलेगा जो माला एन और माला डी में देखने को मिलेगा। तो डिजोजेस्ट्रोल होगा, डिजोजेस्ट्रोल में क्या होता है यहाँ पर वही सेम अमाउंट 0.15 mg देखने को मिलेगा या फिर कह सकते हैं 150 माइक्रोग्राम अमाउंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन ने अच्छी तरीके से डील किया है। जो न्यू लो डोज ओसीपी है फेमिलोन होगी, एथेनाइल एस्ट्राडियोल होता है 0.2 mg 20 माइक्रोग्राम, डिजोजेस्ट्रोल 0.15 mg 150 माइक्रोग्राम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो कंबाइंड ओरल पिल्स होती है, इसका जो वन पैकेट होगा, वन पैकेट में वन पैकेट होता है वो कंटेन रहता है इसमें 28 पिल्स आती है। अब 28 पिल्स में से जो फर्स्ट 21 पिल होती है वो हार्मोनल पिल होती है, फर्स्ट 21 पिल होगी वो हार्मोनल पिल्स है। जबकि बात करें जो नेक्स्ट 7 पिल्स होती है, 7 पिल्स इसमें क्या आती है यहाँ पर आयरन पिल आती है और आयरन होता है किसमें आएगा फेरस फ्यूमरेट, फेरस फ्यूमरेट वाली कंडीशन में या फेरस फ्यूमरेट वाली फॉर्म में आता है। आयरन होता है इसमें 28 पिल से मिलकर के पैकेट आता है, 28 पिल्स का आएगा जिसमें 21 पिल होती है और 21 पल्स होती है। वो कौन सी होती है, हार्मोनल पिल्स होती है जो व्हाइट कलर की देखने को मिलेगी। जबकि बात करते हैं आयरन पिल की, तो आयरन पिल होती है 7 पिल्स होती है और 7 पिल होगी वो ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। वो क्या है, आयरन पिल है और आयरन किस फॉर्म में आता है, फेरस फ्यूमरेट वाली फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल 28 पिल है, 28 में से फर्स्ट जो 21 पिल होती है व्हाइट कलर की होती है, हार्मोनल पिल होती है। बाकी की जो नेक्स्ट पिल है 7 पिल ये आयरन पिल होती है, फेरस फ्यूमरेट की फॉर्म में आता है और उसमें क्या होती है, आयरन होता है। अब आयरन की पिल का क्या फायदा है, क्यों दी जाती है आयरन की पिल्स यहाँ पर, तो आयरन की पिल का जो फायदा होता है वो ये होता है, सबसे पहले तो रेगुलरिटी को मेंटेन करके रहती है क्योंकि आपको 28 दिन लेनी है और आपकी जो 21 पिल्स आती है हार्मोनल पिल है, बाकी की जो 7 पिल्स है वहां पर आपको हार्मोन को लेवल को कम करना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी साइकिल लाने के लिए हार्मोन का लेवल कम होना जरूरी है, इसीलिए वहां पर क्या ऐड की गई है 7 में 7 आयरन पिल ऐड की गई है ताकि, और वो क्या करेगी जाकर के एनीमिया को प्रिवेंट करेगी। तो इसके दो फायदे हो गए, पहला तो रेगुलरिटी मेंटेन करी, रेगुलर आप डेली डेली लोगे भूलोगे नहीं, लेकिन आपने 21 दिन ली 7 दिन छोड़ दी तो वहां पर आपको संभावना होती है कि वहां पर आप इसका डेली यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला रेगुलरिटी को मेंटेन किया, दूसरा आयरन की डेफिशिएंसी को कम किया और यहाँ पर क्या किया, ब्लीडिंग की अमाउंट लॉस हो रहा था तो एनीमिया को उसने प्रिवेंट किया है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका यूज करना है। अब जब भी कोई फीमेल्स है वो अगर क्या ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, उसमें कंबाइंड पिल है, अब उसको क्या करना है, अब पिल को स्टार्ट कब करना है, पिल लेना कब स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट 5 डेज
पिल्स को लेना कब स्टार्ट करना है? फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में पिल्स लेना स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए किसी की प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हुई है, तो उसके 1 से लेकर के 5 डेज में जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो ब्लीडिंग फेज होती है, उसी में क्या करनी है, यहाँ पर कंबाइंड पिल्स को लेना स्टार्ट करना है। अब बात पूछते हैं कि जो बेस्ट होगा, तो ऑन 5th डे से स्टार्ट करना है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आते हैं कि ऑन 5th डे से स्टार्ट करोगे या फर्स्ट 5 डेज में स्टार्ट करोगे, तो बेस्ट आंसर होता है यहाँ पर 5th डे से स्टार्ट करना है, ताकि आप जब भी याद करोगे तो फर्स्ट में कहां तक, जैसे 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते 21 पिल्स ले ली। उसके बाद में आयरन पिल्स लेनी है, डेली आपको लेना है। अब डेली कब लेनी है, जो आपको तो नहीं, जो फीमेल्स है, भाभी जी है, उसको अगर प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन करना है तो उसको लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर 5th डे से स्टार्ट करनी है, मेनली लेना है जब भी नाइट में एट बेड टाइम। अब इसको टेकिंग एट बेड टाइम, टेकिंग एट बेड टाइम। अब बेड टाइम लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी अपन नाइट में सोते हैं उस टाइम पे बिस्तर के पास में रखकर सोए, ऐसी जगह पर रख के सोना है ओरल पिल्स को, ताकि ये दिखाई दे, आप इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके, लगातार ले सके। तो भाभी जी के बेड के सिराने पर जाकर के बेड साइड में आप उसने पिल्स रख रखी है, जैसे ही पिल्स दिखेगी सोने जाएगी उससे पहले उसको 1 पिल्स डेली लेना है, तो ताकि ये कंटिन्यूटी को मेंटेन रखे। इसीलिए एट नाइट टाइम या एट बेड टाइम पे लेना होता है। मेनली इसको प्रीफर करते हैं कि बेड टाइम पे लो, ताकि आपको याद आ जाए, भूले नहीं। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी फीमेल्स ने 1 पिल मिस कर दी है तो क्या करें। ओहो, अगर भाभी जी 1 पिल्स लेना भूल जाती है, अगर मान लीजिए किसी दिन भाभी जी थी, वो किसी ब्याह शादी में चली गई है या किसी पार्टी में घूमने गई है और पार्टी में लेट नाइट तक वो वहां पर डिस्को डांस कर रही है, आ नहीं पाई है, तो क्या करेगी उस स्थिति में, और भूल जाती है पिल्स लेना। तो इफ द फीमेल मिस द 1 पिल, अगर इफ 1 पिल इज मिस, अगर फीमेल ने 1 पिल को मिस कर दिया है, 1 पिल लेना मिस कर दिया, तो क्या करना है, वहां पर जब भी फीमेल को याद आए या जब भी भाभी जी को याद आए या अगले नेक्स्ट डे क्या करेगी, अगर आज नहीं ली है तो नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे 2 पिल्स लेनी है, एक साथ 2 गोलियां खानी है। भाभी जी को बताना है, अगर आपने एक दिन 1 पिल्स नहीं ली है तो अगले दिन क्या करनी है, आपको 2 गोलियां खानी है। लेकिन भाभी जी अगर किसी बार में घूम रही है और उसने 2 पिल्स मिस कर दी, इफ 2 पिल्स मिस, अगर भाभी जी ने 2 पिल्स मिस कर दी है, तो भाभी जी से कहना है कि अब आपको अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा, अनदर contraceptive मेथड यूज, अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। तो अगर आप भाभी जी ने मान लीजिए लगातार 2 गोलियां मिस कर दी है या 2 पिल्स मिस कर दी है, तो भाभी जी को आपको बोलना है कि आपको अब अनदर फैमिली प्लानिंग का कोई भी मेथड है, जैसे कॉन्डोम्स वगैरह हुआ, इसका यूज करना है। जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो यहाँ पर आपकी जो आपने 2 पिल मिस करी है, इसका रिजल्ट हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको अनदर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज करना है। और क्या करेगी, अगर भाभी जी ने बिना कोई अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए बिना मैच खेल लिया है या फिर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिला, तो वहां पर जब तक नेक्स्ट साइकिल आएगी और नेक्स्ट साइकिल में अगर नहीं आती है, डिले होता है, तो उसको लेने से पहले, पिल्स स्टार्ट करने से पहले उसमें कंफर्मेशन करना है प्रेगनेंसी का। अगर प्रेगनेंसी रिसीव हो गई है या प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है भाभी जी ने, तो वहां पर पिल्स नहीं देनी है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है, कंफर्मेशन हो गया कि भाभी जी प्रेग्नेंट नहीं है, तो वहां पर आप पिल्स स्टार्ट कर सकते हैं वापस से। तो इस तरीके से 1 पिल मिस करेगी, दूसरे दिन लगातार 2 पिल देनी है। वहां पर अगर 2 पिल्स मिस कर देती है तो अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। और अगर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो वहां पर भाभी जी को बोलना है, जैसे ही आपकी साइकिल की डेट निकलती है, साइकिल नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
प्रेगनेंसी को क्या करना है, पहले कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप क्या कर सकती है, पिल्स ले सकती है वापस से। प्रेगनेंसी है तो पिल्स नहीं लेना है, ये बात हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के क्या देखेंगे अपन कि यहाँ पर इसके बाद में मोनोपिल्स पढ़ेंगे, मिनी पिल पढ़ेंगे। तो मिनी पिल में अपन को क्या देखने को मिलेगा, ये क्या होती है, कंबाइंड पिल्स में दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से मिली हुई पिल्स होती है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो कंबाइंड पिल्स होती है इसका क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कार्डियोजेनिक। अब कार्डियोजेनिक जो साइड इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट आएंगे कार्डियोजेनिक को किसकी वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से आएगा। अब एस्ट्रोजन की वजह से कार्डियोजेनिक साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कार्डियोजेनिक साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर एमआई करवा सकती है, वीनस थ्रोम्बोसिस करवा सकती है। एमआई देखने को मिलेगा, वीनस थ्रोम्बोसिस, वेन में क्या कर सकती है, ब्लड की थ्रोम्बोसिस करवा सकती है। वेन में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, तो सीवियर हाइपरटेंशन करवा सकती है। पल्मोनरी, यहां पर पल्मोनरी डिस्फंक्शन कर सकती है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकती है। या फिर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एमआई करवा सकती है, हाइपरटेंशन करवा सकती है, या फिर वीनस में थ्रोम्बोसिस करवा सकती है। बात करते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट के बारे में, किसका जो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट क्या होगा, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। तो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होता है तो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन की वजह से देखने को मिलता है। तो मेटाबॉलिक जो साइड इफेक्ट है प्रोजेस्टेरोन की वजह से देखने को मिलेगा, जबकि कार्डियोजेनिक साइड इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलेगा। तो उसमें मेटाबॉलिक होगा, उसमें क्या हो सकती है, माइल्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। जबकि बात करें कार्डियोजेनिक में एस्ट्रोजन की वजह से होगा, उसमें सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसमें लिपिड प्रोफाइल है, अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल, ये लिपिड प्रोफाइल को क्या कर सकती है, अल्टर्ड कर सकती है। और इसमें क्या करेगी, एचडीएल का लेवल होगा उसको कम कर देगी, एचडीएल को कम करेगी, एलडीएल के लेवल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है उसके लेवल को बढ़ाती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को। एचडीएल इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए आप, गुड कोलेस्ट्रॉल है। और गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड से निकाल करके किसमें डालता है, लीवर में डालता है। जबकि एलडीएल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके लीवर से निकालकर ब्लड में बढ़ाता है, तो इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल बैड है। जबकि एचडीएल होता है वो क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आगे बात करेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया विथ इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल, तो क्या कर सकती है यहाँ पर, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होगा ये ब्लड में क्या बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी विथ इंसुलिन, इंसुलिन लेवल होगा वो भी बढ़ा हुआ होगा, विथ इंसुलिन लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के बारे में बात करें कि कार्सिनोजेनेसिस या कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। अब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करती है, कैंसर प्रोड्यूसिंग इफेक्ट दिखाती है। तो यहाँ पर क्या करती है, ये चांसेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस होते हैं उसको बढ़ाती है। या फिर मैं बात करूं सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ाती है। सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को क्या करती है, यहाँ पर इसकी जो रिस्क होती है उसको बढ़ा देती है। तो यहाँ पर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो किसकी रिस्क को बढ़ाती है, तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है। जबकि बात करें फाइब्रो एडिनोमा, जो ब्रेस्ट की मैलिग्नेंसी होती है, यहाँ पर जो ब्रेस्ट होता है,
ब्रेस्ट का जो क्या देखने को मिलेगी, बिनाइन ट्यूमर होती है, ब्रेस्ट की बिनाइन ट्यूमर के चांसेस को कम करती है, फाइब्रो एडिनोमा के चांसेस को कम करेगी, ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को बढ़ा देती है। वेट इसके साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन करती है, बिल्कुल यहाँ पर वेट गेन करेगी क्योंकि इसमें वाटर का रिटेंशन करवाती है, और जब वाटर का रिटेंशन होगा बॉडी में तो वेट गेन देखने को मिलेगा, माइग्रेन करवा सकती है, हेडेक करवा सकती है। तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हेडेक करवाएगी, लैक्टेशन को कम कर सकती है, यानी कि एमनोरिया वाली लैक्टेशन वाली फीमेल थी, उसमें बेबी को वो ब्रेस्ट फीड करवा रही थी, तो उसमें ब्रेस्ट में से जो फीड आ रहा था, मिल्क आ रहा था, उसके लेवल को कम कर सकती है। तो लैक्टेशन को क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है, और ये किसकी वजह से होगा, एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस कर सकती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस कर सकती है, गॉल ब्लैडर की कोई डिजीज कर सकती है, हेडेक और माइग्रेन कर सकती है। तो यहाँ पर अदर में डाल करके अगर आप लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिए माइग्रेन, और माइग्रेन का मतलब होता है आधा सीसी रोग, जिसमें आधे सर में दर्द होगा देखने को मिलेगा। यहाँ पर लैक्टेशन को क्या कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है, और लैक्टेशन डिप्रेस होगा एस्ट्रोजन की वजह से। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि यहां पर गॉल ब्लैडर की कोई डिजीज कर सकती है, हेडेक करवा सकती है, या फिर इसमें देखने को मिलेगा हेडेक करवा दिया, डिप्रेस कर दिया इसको, बाद में वेट गेन करवा सकती है। तो ये सभी जो साइड इफेक्ट होते हैं वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग में डिस्टरबेंस कर सकती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग हो रही थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग डिस्टरबेंसेस देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। ये तो साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर बात करें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या 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 फायदे हैं, तो फायदे की बात करते हैं। अभी तक अपन ने नुकसान पढ़े हैं, अब इसके फायदे की बात करते हैं। तो फायदे में सबसे पहले क्या करती है, ये डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, तो यूटेराइन की फंक्शनल ब्लीडिंग होती है, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, उसमें क्या होती है, हेल्पफुल होती है, उसकी ब्लीडिंग को कम करती है। तो डीयूबी में इसका फायदा है। बात करते हैं ओवेरियन कैंसर की रिस्क को, ओवेरियन कैंसर रिस्क, ओवेरियन कैंसर की रिस्क को कम करती है। बात करें आगे तो ब्रेस्ट में एडिनोमा होता है, ब्रेस्ट की डिजीज होती है, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज जिसे फाइब्रो एडिनोमा के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी फायदेमंद होती है बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज। बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज जिसे फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं, जैसे फाइब्रो एडिनोमा हुआ, फाइब्रो एडिनोमा, और फाइब्रो एडिनोमा में क्या होती है, उसकी रिस्क को कम कर देती है। डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में ओवेरियन कैंसर की रिस्क को कम करती है, फाइब्रो एडिनोमा की रिस्क को कम करती है। पीआईडी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका यूज करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसमें भी ये क्या होती है, कारगर साबित होती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, पीआईडी है, तो भी इसमें इसका यूज होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्या करेगी, उसमें इसका फायदा होता है, क्योंकि इसमें आयरन देते हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की रिस्क को भी कम करेगी, डिक्रीज करती है रिस्क को। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की रिस्क को क्या करेगी, यहाँ पर डिक्रीज करती है। एंड्रोमेट्रोसिस को क्या करेगी, डिस्मेनोरिया को कम करेगी। एंडोमेट्रोसिस को भी क्या करती है,
एंडोमेट्रोसिस की चांसेस को कम करती है। तो ओसीपी के बहुत सारे फायदे या बेनिफिट होते हैं। पहला है डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में कंट्रोल करती है, ओवेरियन कैंसर या रिस्क को कम करती है, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज का फाइब्रो एडिनोमा की रिस्क कम करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये काम आती है, पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को कंट्रोल करती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की रिस्क को कम करेगी, डिस्मेनोरिया को कम करती है, एंडोमेट्रोसिस में भी ये कारगर साबित होती है। तो ये इतने सारे इसके क्या देखने को मिले हैं, यहाँ पर मेनली ये बेनिफिट देखने को मिला है। अब बेनिफिट पढ़ लिया, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जिसमें आप नहीं दे सकते हैं अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है फीमेल को, तो प्रेगनेंसी में भी इसको क्या नहीं कर सकते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज नहीं करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर है फीमेल को, ब्रेस्ट का और सर्वाइकल का कैंसर है तो भी इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो यहां पर लिखिए एब्सोल्यूट, जिसमें तो कभी भी भूल कर भी नहीं देना है, बिल्कुल पूरी तरीके से मनाही होती है। प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल का कोई कैंसर है, लीवर की कोई डिजीज है, लीवर फेल्योर है या लीवर की कोई डिजीज है, या फिर बात करें कार्डियक एबनॉर्मलिटी है, कार्डियक एबनॉर्मलिटी है, लीवर फेल्योर है, कार्डियक की कोई एबनॉर्मलिटी है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल का कोई कैंसर है, प्रेगनेंसी है, ये कार्डियक है या फिर अनफंक्शनल या डिसफंक्शनल अनफंक्शनल या डीयूबी होता है। अगर डीयूबी प्रेजेंट है तो भी इसको नहीं देना है, लेकिन डीयूबी है और अगर उसमें देते हैं तो उसकी रिस्क को कम करती है। लेकिन अगर डीयूबी है तो अब उसमें नहीं देना है। एक्टिव डीयूबी है एंड फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कि वहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को नहीं देना है। कंजेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया है, अगर यहाँ पर फीमेल में हाइपर लिपिडेमिया देखने को मिल रहा है तो भी इस कंडीशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, किसी भी कारण से इसमें नहीं दे सकते हैं। बात करते हैं रिलेटिव की कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में बात करें तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले आता है वो फीमेल जिसकी एज मोर देन 40 ईयर है, 40 साल से ज्यादा अगर किसी फीमेल की एज है तो उसमें भी नहीं देनी है। तो मोर देन 40 ईयर से ज्यादा है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। मोर देन 35 ईयर इन स्मोकिंग, अगर कोई फीमेल है सुट्टेबाजी करती है, बैठ के तंबाकू पीती है, सिगरेट पीती है, हुक्का पीती है, तो उसमें 35 साल के बाद में नहीं देनी है। ऐसी फीमेल जिनको कि नॉर्मल है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं खाती है, 40 साल से ज्यादा में नहीं देना है। बात करें अगर किसी फीमेल को डायबिटीज मलाइटस है उसमें यूज नहीं करनी है, जिसको कि नर्सिंग मदर है या लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, उनमें भी इसको यूज नहीं करना है। अगर किसी फीमेल को एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी है, माइग्रेन है, तो इसमें भी इसको यूज नहीं करना है। या फिर किसी को हाइपरटेंशन है या गोल ब्लाडर की कोई डिजीज है, गॉल ब्लाडर की कोई डिजीज है, हाइपरटेंशन है, तो उस स्थिति में ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंडीशन हो उसमें आपको अवॉइड करना ही करना है, उसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं। जैसे अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी हो गई तो आप में उसमें ओसीपी नहीं दे सकते हैं। सेकंड वन बात करते हैं प्रेगनेंसी में ओसीपी क्या, कोई भी चीज है, कोई किसी तरीके का कोई भी मेथड आपको यूज नहीं करना है, जो दिया जाने वाला लिया जाने वाला मेथड है
आपको यूज नहीं करना है। अगर यूज करें तो आप कॉन्ट्रासेप्शन में कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो पिल्स होती है हार्मोनल पिल्स या आईयूडी, इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले ही रिस्क को बढ़ाती है। आपने और यूज करी और रिस्क बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रोग्नोसिस होगा, लोस्ट हो जाएगा, लीवर फेल्योर के चांसेस को बढ़ाती है, कार्डियक में एबनॉर्मलिटी करनी है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं देना है। डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, तो डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है अभी, तो उसमें भी नहीं देनी है। लेकिन ये क्या करती है, उसके रिस्क को तो कम करती है, लेकिन हो जाए तो नहीं देनी है। हाइपरलिपिडेमिया वाली में नहीं देते हैं। तो यह अपन ने पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में पढ़ते हैं मिनी पिल्स के बारे में कि मिनी पिल्स क्या होती है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज अपन ने बहुत ही सारा, बहुत ज्यादा टॉपिक यहाँ पर अपनी जो क्लास है बहुत बड़ी क्लास हो गई है। तो आप, मैं को उम्मीद करता हूं ऐसी कि आप थके नहीं होंगे। अगर थक गए हैं तो आपके लिए बीच बीच में 2 लाइन मोटिवेशन की भी होनी चाहिए, ताकि आपको अंदर से पॉजिटिव माइंड में अंदर से क्या कर दे, आपको अंदर से एक मोटिवेट कर दे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं तक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करके कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उभरता है, उसका यही उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको हमेशा मरते दम तक, आखिरी सांस तक कोशिश करनी है, और अपने आप में जोश, जुनून और जज्बे के साथ फुल रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, लक्ष्य पाने के लिए जुनून तोड़ता है। तो आपको भी अपना लक्ष्य जल्दी से पाना है, तो इसके लिए अपने आप में भीतर से वो आग लगा करके रखिए लक्ष्य को पाने की। बात करते हैं मिनी पिल्स के बारे में। अपन ने कंबाइंड पिल्स पढ़ी है, अब बात करते हैं मिनी पिल्स। और मिनी पिल्स को नाम दिया जाता है एस्ट्रोजन ओनली पिल्स। मिनी पिल्स इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोजन ओनली पिल्स के नाम से जानते हैं। आज अपने पेन की स्याही है वो भी धोखा देने लग गई है, लेकिन अपन थकने वाले नहीं है। मिनी पिल्स, और मिनी पिल्स को प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के नाम से जानते हैं। तो मिनी पिल्स इज आल्सो नोन एज प्रोजेस्टेरोन। इसमें केवल एक ही हार्मोन आता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होगा, केवल एक हार्मोन आता है। प्रोजेस्टेरोन होगा, इसमें केवल एक ही हार्मोन आता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, पीओपी के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, मिनी पिल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें भी वही 28 का पैकेट आता है, वही 28 गोलियां होती है, वही 21 होगी हार्मोनल होगी, बाकी की जो 7 गोलियां होती है आयरन की होती है। अब लेकिन इसका लेने का जो टाइम है, इसमें थोड़ा सा देखिए, आपको बहुत ही सतर्कता के साथ भाभी जी को समझाना है, बिल्कुल सतर्क होकर के ये दवा लेनी है। अगर किसी फीमेल ने कोई पिल मिस कर दी है तो आपको ये डेली पिल्स लेनी है, बिना किसी रुकावट के, थकान के। डेली आपको याद से वही बेड टाइम पे सोते टाइम एक पिल्स ले लेनी है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, वो क्या करना, इसको सेम टाइम, इसका ये भी ध्यान रखना है, कंबाइंड ओसीपी को आप प्लस माइनस कर सकते हैं टाइम पे, लेकिन मिनी पिल्स होती है इसको सेम टाइम लेनी होती है। तो सेम टाइम पर लेंगे। वही 28 पिल्स आती है, इसमें भी वही 7 वही होगी आयरन पिल, बाकी 21 होती है। यहाँ पर हार्मोनल पिल होगी, तो सेम टाइम पर लेना जरूरी है। अगर कोई फीमेल है वो सेम टाइम पर नहीं ले पाती है, सपोज दैट अगर कोई फीमेल थी, सोते टाइम 8 बजे सोती थी, उस टाइम लेके सोती थी, लेकिन अगर विदाउट 3 घंटे का भी अगर इसमें डिले हो गया है, तो आपको क्या करना है, विदाउट एनी डिले, अगर डिले इज फॉर द 3 आवर्स, 3 आवर्स का भी डिले देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या करना है, एडवाइज करना है उस फीमेल को कि अनदर फैमिली प्लानिंग यूज करनी है। तो सेम टाइम पर लेनी है। इफ डिले इन 3 आवर्स,
डिले ऑफ 3 आवर्स, अगर 3 घंटे का भी आपने डिले कर दिया। अगर मान लीजिए कोई फीमेल थी, वो डेली 8 बजे लेती थी, लेकिन अगर उसको 9 बजे याद आ गई है दवा लेने की, वो भूल गई थी, तो 9 बजे ले सकती है, 10 बजे ले सकती है, 11 बजे तक भी ले सकती है। लेकिन अगर 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, इफ डिले ऑफ द मोर देन 3 आवर्स, 3 आवर से ज्यादा का डिले है, तो फीमेल को समझाना है कि नेक्स्ट जो आपका या अनोदर फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करें। अब ये काम की नहीं है, अनोदर फैमिली प्लानिंग मेथड को यूज करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फीमेल को आप दें तो इस फीमेल को अच्छी तरीके से समझाना है कि फीमेल को डेली सोते टाइम एक रूटीन बना करके रखे। 8 बजे लेनी है तो 8 ही लेनी है, 9 तक ले सकती है, 10 तक ले सकती है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा अगर डिले हो गई है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इसकी इफेक्टिवनेस होगा कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सेम टाइम पर ले, एक टाइम पर जब भी ले रही है उसी टाइम पर इसको लेना है। बार बार में अपनी मर्जी से प्लस माइनस नहीं करना है। अगर प्लस माइनस करोगी तो प्रेगनेंसी भी प्लस माइनस हो सकती है। बाद में जो लास्ट पिल्स आती है, और लास्ट पिल में आती है आपकी सहेली, और सहेली तो आजकल एक सभी के होती है, आपके भी होगी और सभी के आपके दोस्तों के भी होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं सहेली की कि सहेली क्या लेकर के आएगी। अब सहेली की बात करूं मैं तो सहेली को नाम दिया जाता है छाया, सहेली कह दो या छाया कह दो या इसे सेंट रोमन कह दो या फिर वंस ए वीक पिल। अब बात करते हैं सहेली, छाया या फिर आपकी सेंट रोमन की, या इसे ही नाम दिया जाता है वंस ए वीक पिल के नाम से भी इसको जानते हैं। अब सहेली, छाया, वंस ए वीक पिल में क्या होता है, ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, इसमें किसी तरीके का नॉन स्टेरॉइडल पिल सहेली छाया होती है, ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, किसी तरीके का कोई हार्मोन नहीं पाया जाता है, ये कंटेन रहती है एक केमिकल से, इसमें एक कंटेन रहेगी, एक केमिकल होता है और केमिकल का जो कंटेन रहती है ये एक केमिकल से भरी हुई होती है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है और उस केमिकल का जो नाम है वो होता है और मेलॉक्सिफेन, और मेलॉक्सीफेन, और मेलॉक्सीफेन से मिलकर बनी हुई होती है। ये और मेलॉक्सीफेन है, ये क्या है, इसका केमिकल होता है जो कि सहेली या छाया में पाया जाता है। नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है। इसमें क्या देखने को मिलती है, सहेली और छाया में वन से वीक पिल आती है, यानी एक पत्ते में 4 गोलियां होती है। हर वीक आपको एक गोली लेनी होती है। जैसे ही आप कभी भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपने मान लीजिए अगर पहली पिल है बुधवार को ली है तो नेक्स्ट पिल होगी दूसरे बुधवार को लेनी है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि कंटेन रहेगी, केमिकल होता है इसमें, और मेलॉक्सिफेन होगा, 7 दिन में एक बार लेनी है। और फर्स्ट 3 मंथ इसमें ये लाइन भी याद रखनी है, जो फर्स्ट 3 मंथ है, फर्स्ट 3 मंथ में वंस ए वीक पिल लेनी है, वंस ए वीक पिल ले ली फर्स्ट 3 मंथ तक। लेकिन आफ्टर 3 मंथ की बात करें, अगर कोई फीमेल है वो 3 मंथ के बाद में भी प्रेगनेंसी रिसीव नहीं करना चाहती है, तो आफ्टर 3 मंथ की बात करें तो वंस ए मंथ पिल, 3 मंथ के बाद क्या करना है, वंस ए मंथ में केवल एक बार पिल लेनी है। तो यहां पर यह ध्यान देना है, अगर कोई फीमेल है उसको ओसीपी ले रही है तो फर्स्ट 3 मंथ उसको क्या करना है, वीक में एक बार एक पिल्स लेनी है। लेकिन 3 मंथ के बाद में अगर फीमेल है वो पिल लेना कंटिन्यू रखती है, प्रेगनेंसी रिसीव करना नहीं चाहती है, तो जब तक वो प्रेगनेंसी रिसीव करना नहीं चाहती है
तब तक के लिए उसको क्या करना है, वंस ए मंथ पिल लेनी है। मंथ में केवल एक बार एक पिल लेने की आवश्यकता होती है। तो उसमें ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसका आपने पोस्टमार्टम कर दिया है कि किस तरीके से सहेली छाया होती है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो अपन ने इसका पूरा यहाँ पर डील कर लिया है। अब इसको आगे जो बचा हुआ पोर्शन है इसका कि यहाँ पर इंजेक्टेबल कौन कौन से होते हैं, डोज की मैं बात कर लेते हैं। तो डोज होगी वो बहुत ही शानदार जानदार रहने वाली है। 30 इसकी डोज की बात करें कि डोज कितनी रहेगी, तो डोज होती है शायद सहेली की वो 30 mg या 300 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगी। तो डोज होती है वो 30 mg देखने को मिलेगी। 30 mg होती है इसकी डोज है वो 30 mg रहने वाली है, यानी कि एक गोली होती है 30 mg की होती है। फर्स्ट 3 मंथ में वंस ए वीक लेना है, वीक में एक बार लेनी है। अगर 3 मंथ के बाद में भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है भाभी जी, तो वहां पर वंस ए मंथ पिल लेना है, मंथ में एक बार पिल्स लेनी है। तो ये पूरा आपने चैप्टर बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार चैप्टर आज अपन ने डील किया है। आगे वाला पोर्शन है बहुत बड़ा चैप्टर है, एक क्लास में इसको पढ़ाया जाना संभव नहीं है, इसीलिए अपन इसको 2-3 पार्ट में आगे डील करने वाले हैं और अच्छी तरीके से डील करवाएंगे ताकि कोई भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा पाए। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास है, कई तो नालायक बालक है नींदों में सो गए होंगे यहाँ पर क्लास, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है इसलिए इनको नींद आने लग गई है। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए कि लक्ष्य में आपकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है फर्स्ट आपका आलस एंड दूसरी आपकी जो नींद होती है ये बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। तो इसी को आपको दूर बच करके रहना है। आपका जो शत्रु है मेनली आलस है और नींद है। अगर जिसने इन दोनों पर पार पा लिया तो उसने अपना विजय रथ लहरा दिया है। आपको कभी भी कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नींद और आलस पर कंट्रोल करना है। तो आपको जो नया वर्ष है बहुत आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा, ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है, क्लास का नोटिफिकेशन है, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द आगे वाले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।